हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो आज मैं आपको एसएससी में आने वाले सामान्य ज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। और ये वीडियो पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में मैं आपको फिर से 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके बाद आपको करंट अफेयर में कराऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे वीडियो कहीं मिस ना हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का उपयोग हुआ। तो प्राचीन काल में लोग चावल का उपयोग करते, तो आपका चावल यूज होता था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन काल भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो जो आपका व्यापारिक मार्गों पर मौन था वो था मलिंद पहनो। मलिंद पहनो क्या था, प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो आपका मलिंद पानो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था यूनान वासियों ने। यूनान वासी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेगा स्थानीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया। तो मेगा स्थानीज में जो पुस्तक का वर्णन किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया था। किसका वर्णन किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चीनी यात्री हेन सांगा सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा। तो हेन सांगा जो था सर्वप्रथम भारत किस राज्य में पहुंचा था। तो कपिशा, कपिशा में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, कपिशा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला। तो जो भारत का जो जिक्र हुआ था भारतवर्ष का, वो किस अभिलेखा में मिला था। तो हाथी गुफा अभिलेखा में। किसने मिला था, हाथी गुफा अभिलेखा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भूमध्य सागरीय के लोग में निवासी थे। भूमध्य सागरीय किनारे वो लोग रहा करते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश किस स्थान पर सबसे ज्यादा दिए, तो उन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का जो आप सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस जो निकेटर था वो सिकंदर का सेनापति था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया। तो भारत में जो शिलालेखों का प्रचलन था वो अशोक ने कराया था। किसने कराया था, अशोक ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। अब क्या कहा गया है, अशोक वर्धन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की। तो भरत हूत स्पूत का निर्माण किसने कराया। तो भरत हूत स्पूत का निर्माण पुष्यमित्र शंगु ने कराया था। किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो जो सबसे पहले जहां पे रेशम बना था वो क्या था, हमारे तकनीक का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था चीन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त आपका संस्थापक था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की। तो किस शासक ने की थी, तो वो हर्षवर्धन ने की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जो नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी। जो शासक था जो संस्कृत नाटक की रचना वो भी किसने की थी, हर्षवर्धन ने ही की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की। तो अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया। तो पुनरुद्धार जो किसने कराया था सुदर्शन झील का, तो स्कंद गुप्त ने कराया था। किसने कराया था, स्कंद गुप्त ने।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो पुनः संचलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? तो रीड ने प्रतिपादित किया। किससे प्रतिपादित किया? रीड ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो पूर्ण संचलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रचलन का सिद्धांत भूकंप से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी जो होती है वो भूकंप विज्ञान से होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहता है? भूकंप केंद्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कौन सी भूकंपीय ये तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा पृथ्वी को हानि पहुंचाती है? एक तरीके से तो दीर्घ पृष्ठी जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या पहुंचाती है? क्षति पहुंचाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा गया है? तो सुनामी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुनामी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? भूकंप। क्या है? भूकंप। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। तो विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो जो विश्व के सबसे अधिक भूकंप होते हैं वो किस पेटी में आते हैं? वो आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में। तो प्रशांत महासागर पेटी में वो भूकंप आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर ये नापी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो भूकंप का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के विज्ञान जो है कैसी है उसके अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगे का उपयोग होता है। सिस्मोग्राफ का किसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि भूकंपीय तरंगों को नापने के लिए। जब भूकंप आता है तो उससे जो तरंगे होती है उसको नापने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की। तो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान बर्बादी वाले स्थानों को सह भूकंप रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की। तो प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अग्रवलय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अग्रवलय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भूकंप की कौन सी घटना तो भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो सुनामी जो ऐसी घटना है भूकंप की जो धरातल पर नहीं जल पर होती है, धरातल पर घटित नहीं होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंपीय अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपी। जहां सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहां से स्टार्ट नहीं हुआ था। क्या कहते हैं? भूकंपीय अधितरंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। तो भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो जो एक वर्ष में जो सामान्यतः जो भूकंप आते हैं वो 8000 से 10000 तक भूकंप आ जाते हैं, यानी कि एक वर्ष में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहा जाता है। जहां से उत्पत्ति होती है उसको भूकंप मूल कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो औसत वेग कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात कर क्वेश्चन नंबर 40 की। तो भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो सबसे जो खतरनाक सागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो रिएक्ट पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? कहती है मर्केली पैमाना। तो मर्केली पैमाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 43 की। तो धरातली भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो एल के आकार की होती है। अगर धरातली जो तर होता है उसमें जो भूकंप की तरंगे होती है वो एल आकार की होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की। तो 46 में कह रहा है कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। कौन थे कबीर के गुरु? रामानंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48-7 की। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म हुआ था लहरतारा यानी काशी के में हुआ था, लहरतारा के काशी में, काशी के लहरतारा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर यानी संत कबीरा नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी उनकी मृत्यु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40। तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है, तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा जो है वो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे, तो रामानंद जो थे दो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक भक्ति को उन्होंने खुद प्रचलित किया था। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और इसके बाद मैं पार्ट 2 में आपको 51 से 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो ये आपके एसएससी के कोई भी एग्जाम हो उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी डेली अपडेट्स मिलती रहें जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।